गर्मियां बस अब आने ही वाली है। माहौल में थोड़ा गर्माहट का एहसास तो आपको हो ही गया होगा और साथ ही साथ जरूरत पड़ गई होगी पंखे चलाने की। थोड़े समय में एसी चलाना भी शुरू कर देंगे। लेकिन जरा ये खबर देखकर आप थोड़ा सा चेत जाइए, क्योंकि इस बार आप गर्मियों में बिजली कट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि पावर प्लांट्स में कोयले की कम सप्लाई और पहाड़ों पर कम बर्फबारी आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाली है। और यह भी समझ लीजिए कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो आपको 24 घंटे बिजली दे पाए। लेकिन इस समस्या का हल आखिर है क्या? क्योंकि गर्मियों में हर साल होने वाली यह समस्या घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। गर्मियों में बत्ती गुल होने से पहले आप कितने तैयार हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अपनी इस खास पेशकश में। देखिए सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट। मार्च का महीना और गर्मी का सितम, चिलचिलाती धूप ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस बार पावर की डिमांड और सप्लाई में इतना गैप आना शुरू हो गया है कि आपके पसीने छूट सकते हैं। बिजली शॉर्टेज आमतौर पर नॉर्मल दिनों में 3 से 4% होती है, पर आंकड़े बताते हैं कि यह करीब 12% से ज्यादा पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा पावर शॉर्टेज उत्तर भारत में है। फरवरी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर भारत में करीब 700 मेगावाट से ज्यादा बिजली की कटौती हुई है, जबकि अभी ये गर्मियों की शुरुआत और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में गर्मी अपना सितम दिखाएगी। औसत डिमांड पर ही पावर कट की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब गर्मी चरम पर होगी और डिमांड बढ़ेगी फिर क्या होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो बड़े कारण जिससे ये तय है कि इस बार पावर कट आपको परेशान करने जा रहा है। और इसकी पहली सबसे बड़ी वजह है पावर प्लांट्स की स्थिति। पहला कारण पावर प्लांट्स में कोयले की कमी। दरअसल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के 46 कोयला आधारित पावर प्लांट्स के पास हफ्ते भर से कम का कोयला है। 6 पावर प्लांट्स के पास एक भी दिन का स्टॉक नहीं है, जबकि 8 पावर प्लांट्स के पास सिर्फ एक दिन का कोयला है। जहां तक गैस आधारित पावर प्लांट्स की बात है तो इसकी कमी की वजह से पावर प्लांट्स अपनी क्षमता का महज 22% ही बिजली पैदा कर पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब पावर प्लांट्स के पास कोयला या गैस नहीं है तो गर्मियों में वो एडिशनल पावर डिमांड की पूर्ति कैसे करेंगे। दूसरा कारण पीपीए का ना होना। आमतौर पर प्लांट्स और डिस्कॉम के बीच बिजली खरीद के लिए पहले से पावर परचेज एग्रीमेंट होता है। जिन पावर प्लांट्स में पावर जनरेशन हो रहा है उन प्लांट्स के पास पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा, जिन पावर प्लांट्स के पास पावर परचेज एग्रीमेंट है उन प्लांट्स में कोयले की कमी की वजह से या तो प्लांट ठप पड़ा है या जनरेशन नहीं हो रही है। गर्मी अभी बहुत है और 2-2, 3-3 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम तो वसुंधरा से यही प्रार्थना करते हैं कि बिजली की कटौती नहीं हो गर्मियों में। गांव का और शहर का तापमान आज की तारीख में देख लीजिए 7% तक ज़्यादा और कम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी इस साल तो, और बिजली की कटौती प्लीज़ नहीं होनी चाहिए। लोगों में इतनी वो अभी से वो भय टाइप क्रिएट हो रहा है कि करें तो करें क्या, क्योंकि बिजली का कोई दूसरा कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है हमारे पास कि भाई पंखा, पहले तो दूसरे गर्मी के दूसरे सोर्सेस होते थे, वो अब सब खत्म हो गए हैं। अब तो नॉर्मल जो आदमी है उसको उसी पे बिजली पे निर्भर रहना पड़ता है। मार्च का महीना शुरू होते ही यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, राजस्थान बड़े बिजली कंज्यूमर राज्य हैं, जहां डिमांड में अभी से भारी तेजी दिखने लगी है। पावर स्टेशंस बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल है, जिनके पास पूरे 15 दिन का स्टॉक या 7 दिन का स्टॉक जो उन्हें चाहिए वो उनके पास नहीं है, और वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि अगर कोयला उस फ्लो से नहीं आता तो वो पावर स्टेशंस की लोड कम करने या बंद करने की स्थिति आ जाती है। इसकी मॉनिटरिंग, कोल की मॉनिटरिंग ऑन डेली बेसिस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी करता है। जो लोगों के पुराने फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स हैं उनसे वो कितना बाहर जा सकेंगे। बट दूसरी बात ये है कि कोल पे इस वक्त सेस लगे हुए हैं, काफ़ी करीब 400 रुपये टन सेस है। हाँ, तो वो वापस कोल को क्लीन करने में और क्लीनर टेक्नोलॉजीज लाने में मेरे ख्याल लाजमी तौर पे हमें लगाना चाहिए। तीसरा कारण डिस्कॉम की खस्ता हालत। इसी समस्या का दूसरा पहलू
इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम भी हैं। उदय स्कीम के बावजूद अभी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की वित्तीय हालत सुधरी नहीं है। जानकार मान रहे हैं कि डिमांड के बावजूद वो बिजली खरीद भी नहीं पा रहे। ईमानदार कंज्यूमर को बिल पे करने के बाद भी 24 घंटे बिजली मिलना अभी मुश्किल है। केंद्र और कई राज्यों की सरकारों ने पावर फॉर ऑल और 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है, लेकिन पावर की डिमांड होने के बावजूद डिस्कॉम्स बिजली नहीं खरीद रहे हैं। एक और जहां लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही, वहीं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां नो पावर शॉर्टेज दिखा रही हैं। इसका असर ये हुआ है कि जितने पावर प्लांट्स लगाने का टारगेट रखा गया था, उसका आधा भी पूरा नहीं हुआ है। चौथा कारण बिजली चोरी की रोकथाम। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए उदय योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगने थे। केंद्र की ओर से आर्थिक सहयोग मिलने के बावजूद स्मार्ट मीटर लगाना तो दूर, कई राज्यों ने इस स्कीम के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाकर भी नहीं सौंपा है। दरअसल उदय स्कीम के तहत स्मार्ट मीटरिंग जरूरी है और दिसंबर 2017 तक 500 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वाले घरों में स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी था। पर पावर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक सिर्फ 1,47,000 मीटर ही लगे हैं, जबकि 50 लाख मीटर से ज्यादा का टारगेट है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक महज 3% टारगेट पूरा किया जा सका है। पांचवा कारण ट्रांसमिशन लॉस। बिजली को पावर प्लांट से घर तक पहुंचाने में ट्रांसमिशन लॉस होता है। पुरानी तकनीक और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खराब होने के कारण भारत में ये काफी ज्यादा है। मोदी सरकार ने मौजूदा ट्रांसमिशन लॉस 20.65% के मुकाबले 2022 तक इसे घटाकर करीब 16% पर लाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी ये टारगेट पूरा होता नहीं दिख रहा। ये तमाम ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से गर्मी शुरू होते ही लोगों को पावर कट का सामना करना पड़ेगा। अभी ये स्थिति है तो मई जून के महीने में क्या स्थिति होने वाली है, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। पावर फॉर ऑल के टारगेट को हासिल करने के लिए डिस्कॉम्स की वित्तीय हालत में सुधार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक देश में बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ईमानदारी से बिजली का बिल अदा करने के बावजूद भी देश के तमाम इलाकों में कंज्यूमर को घंटों पावर कट का सामना करना होता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने राज्यों को एटीएनसी लॉसेस में कमी लाने का टारगेट दिया है, लेकिन अभी भी इसमें बड़ी सफलता नहीं मिली है। प्रकाश पेदर्शी, जी मीडिया। ये भी समझना यहां पर जरूरी हो जाता है कि मोदी सरकार ने साल 2019 तक हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जबकि हकीकत यह है कि देश को जितनी बिजली चाहिए उससे दोगुनी बिजली के उत्पादन की क्षमता हमारे पास है। सही सुना आपने। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि देश के सभी लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। जब भी चुनाव आते हैं तो बिजली का मुद्दा हमेशा छाया रहता है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन बिजली न जाने क्यों रूठी रहती है। देश में अब भी करीब 4.5 करोड़ लोगों के पास बिजली की पहुंच नहीं है। भारत शायद इकलौता ऐसा देश है जहां मांग के मुकाबले लगभग 2 गुनी ज्यादा बिजली बनाने की क्षमता है। बावजूद इसके पूरे देश को 24 घंटे बिजली मिलना तो दूर, ज्यादातर इलाकों में औसतन 12 घंटे बिजली भी नहीं आती है। इससे जहां खेती किसानी तो प्रभावित होती ही है, बल्कि छोटे शहरों में इंडस्ट्री तक नहीं पनप पा रही है। बड़े शहरों की ओर पलायन का एक बड़ा कारण बिजली की कमी को माना जाता है। बिजली ना मिलने के कई कारण हैं। इसके लिए सिस्टम तो दोषी है ही, लोग भी कम दोषी नहीं है। बिजली चोरी, बिल ना देने की आदत के कारण ईमानदार उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी होती जा रही है। कितनी है डिमांड और जनरेशन? भारत की पावर जनरेशन कैपेसिटी 3,34,000 मेगावाट से अधिक है, जबकि बिजली की डिमांड लगभग 1,58,000 है। बावजूद इसके कई इलाकों में बिजली संकट है। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 4 मार्च को दिन भर में लगभग 13.2 मिलियन यूनिट बिजली की कटौती हुई। इसे सीधे शब्दों में कहें तो 2 गुना अधिक पैदा होने के बावजूद देश के कई इलाकों में घंटों बिजली कटौती होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद साल 2019 तक सबको 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। इसके लिए मोदी सरकार ने कई बड़े कदम भी उठाए। मोदी सरकार की ओर से अब तक 16,488 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है।
हालांकि इनमें से 1302 गांव ही ऐसे हैं जहां 100% बिजली का लक्ष्य पूरा किया गया है। कितना है PLF? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट बताती है कि देश के पावर प्लांट्स का प्लांट लोड फैक्टर यानी PLF 60% के आसपास रहता है। एक पावर प्लांट कैपेसिटी के मुकाबले कितनी पावर जनरेट करता है उसे प्लांट लोड फैक्टर कहा जाता है। CEA के डेटा के मुताबिक जनवरी 2018 का PLF 62.47% रहा, यानी कि पावर प्लांट्स ने अपनी कैपेसिटी के मुकाबले लगभग 38% कम पावर जनरेशन किया। इस तरह से देश के हर हिस्से में बिजली पहुंचाने को लेकर अब भी कई चुनौतियां हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी बिजली चोरी पर लगाम नहीं लग पा रही है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां डिस्कॉम्स बिजली का बिल तक नहीं वसूल पा रही हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन लॉस कम करना भी बहुत जरूरी है ताकि सभी लोगों को भरपूर बिजली मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ये खबर देखकर परेशान क्यों होना चाहिए ये भी समझ लीजिए। मार्च का महीना शुरू हो गया है, गर्मी भी अपने तेवर अब दिखाने लगी है और मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि अगले 3 महीनों में उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। यही नहीं, देश भर में इस बार औसत तापमान 1 डिग्री ज्यादा ही रहेगा। ऐसे में अगर बिजली कटौती ने भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया तो वाकई बहुत मुश्किल होने वाली है। इस सीजन रुलाएगी गर्मी, सामान्य से 1% ज्यादा रहेगा तापमान, आग में तपेगा उत्तर भारत। बिजली भी कटी तो क्या होगा? सोचिए, तेज गर्मी पड़ रही है लेकिन पंखा चलाने के लिए बिजली नहीं। इतना ही नहीं, कैसा होगा अगर आपका इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाए? जी हाँ, आने वाले कुछ महीनों में ऐसा हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। कि अब गर्मी बेइंतहा पड़ रही है। अभी से गर्मी जो चालू हो गया है, जिसमें आप कूलर पंखे के बगैर तो रहना एकदम नामुमकिन हो चुका है। और ऐसे भीषण गर्मी में अगर लाइट जाती है तो आदमी क्या करे, उसके शांत उसको समझ नहीं पाया रहा है। या तो दिन रात पानी में डूबे, पानी भी नहीं है। इतनी बिजली उपज होती है, पैदा करते हैं हम लोग, मगर यहाँ के बिजली को बाहर प्रदेशों में बेचा जाता है और गरीब के घरों से बिजली काटा जाता है। बोलने वाला कोई नहीं है। और ऊपर से कहते हैं कि बिजली का बिल देख के रोना आता है। बोलते हैं 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, बिजली नहीं मिलता 24 घंटा, अभी से बिजली काट दिया जाता है। हमारे यहाँ इतनी नदियाँ हैं और बिजली बन रही है और उसके बाद अगर कटौती होती है तो हमें शर्म की बात है। जो भी परेशानी होगी वो आम जनता ही झेलेगी और आम जनता की परेशानी से अगर यहाँ के मुखिया को लेना देना होता तो वो गर्मी में बिजली कटौती ही नहीं करते। देश भर में इस बार औसत तापमान 1 डिग्री ज्यादा रह सकता है, जबकि उत्तर भारत के 7 राज्यों में तापमान के सामान्य से 2 डिग्री तक ज्यादा रहने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि इसकी 52% संभावना है कि मार्च से मई के बीच हीट वेव जोन में तापमान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। इस जोन में दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य आते हैं। कोई दिन में आपको 4, 5, 6 डिग्री से भी बढ़ सकता है, कोई दिन में कम भी हो सकता है उससे भी, और नॉर्मल से सामान्य से भी कम हो सकता है। बट एवरेज जब आप वो पूरा 3 महीने का एवरेज करेंगे, सामान्य से 1 डिग्री है उसका ऊपर हो सकता है। इसकी वजह से मेनी डेज हम लोग हीट वेव भी मिल सकता है। अकेले राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो 12 सालों में पहली बार है जब दिल्ली में सर्दियां वैसी नहीं पड़ी जैसी पहले होती थी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में साल 2006 के बाद जनवरी और फरवरी में इतनी गर्मी पड़ी है। राजधानी में दिसंबर फरवरी के बीच ही कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। ताजा स्थिति की बात करें तो अभी से दिल्ली का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जो अगले एक हफ्ते में 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में ये साफ है कि इस बार खूब गर्मी पड़ने वाली है और अगर बिजली ने भी धोखा दे दिया तो परेशानी बेहद बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समझ में तो बात यही आती है कि हम दुगने से ज्यादा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, है सब कुछ, लेकिन मिल नहीं रहा है। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? काफी वजह हमने गिनाई है, लेकिन एक्सपर्ट से समझना चाहेंगे कि इस कमी को दूर कैसे किया जाए
और जो टारगेट है मोदी सरकार का साल 2022 तक पावर फॉर ऑल, सबको 24 घंटे बिजली पहुंचाने का, क्या हम उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? कमी कहां पर हो रही है, उसको दूर कैसे किया जाए? हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल यहां पर मौजूद है, सभी का हम स्वागत करते हैं और परिचय सबसे पहले मैं कराऊं। हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर पावर सेक्रेटरी मिस्टर अनिल राजदान जी हैं। अनिल सर, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट मिस्टर नरेंद्र तनेजा जी हैं। तनेजा सर, आपका बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। वी हैव विद अस मिस्टर BM वर्मा, हमारे साथ हैं एक्स चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। सर, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना जी भी हैं इस पूरी हमारे इस स्पेशल कवरेज में शामिल होने के लिए, और साथ ही मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इस पूरी रिपोर्ट में हमारे साथ ये समझाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार जो उन्होंने जब ये इस पूरी रिपोर्ट को फाइल किया, समझा, देखा, दिक्कतें कहां पर आ रही हैं, उनको थोड़ा सा बेटर ढंग से समझा पाएंगे। जिससे पहले अपने मैं रिपोर्टर के पास जाऊं, इनफैक्ट अनिल सर से मैं थोड़ा सा इस पूरे मैटर पर ओवरव्यू लेना चाहूंगी। अनिल सर, ये मतलब एक कॉमन आदमी, मतलब एक लेमैन ये समझता है कि मुझे 24 घंटे बिजली मिलना मेरा हक है, और जब सरकार ने भी मुझे वादा किया है कि मुझे 24 घंटे बिजली मिलेगी, पावर कट नहीं है, तो वो जो उसका वादा है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है? और हम ये कह रहे हैं कि हाँ, हमारे पास सरप्लस तो है बिजली, लेकिन वो पहुंच नहीं रही है बिजली। आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्यों पावर फॉर ऑल का जो टारगेट है वो पूरा करने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे? जी देखिए, बिजली सबको मुहैया करना या पावर फॉर ऑल, मैं समझता हूँ इसमें नेसेसरीली थोड़ा सा पॉलिटिकल एलिमेंट भी है स्लोगन में, बट ऑब्जेक्टिव सरकार का ठीक है। बट सही मायने में देखा जाए तो बिजली जो है एक इकोनॉमिक कमोडिटी है, जिसका लेखा जोखा, अकाउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसका टेक्निकल, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। मैं समझता हूँ लक्ष्य सही मायने में ये होना चाहिए पेड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल। सरकार तो एक ऑब्जेक्टिव अपना बनाती है, अनाउंस करती है, साथ डिस्कशन, क्योंकि जो बिजली है वो एक स्टेट सब्जेक्ट भी है, सेंट्रल सब्जेक्ट भी है, जिसको कंकरेंट सब्जेक्ट कहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने जो रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको हम बिजली सही तरीके से पहुंचाए। आपने सही बताया कि बिजली प्रोड्यूस करने की जो जनरेशन कैपेसिटी है, पर्टिकुलरली जो कोल बेस्ड कैपेसिटी है, वो हमारी बहुत एडिक्वेट है। पिछले सालों में काफ़ी, एक दशक में बहुत कैपेसिटी ऐड हुई है, और बल्कि काफ़ी कैपेसिटी जो है वो बिना पावर परचेज एग्रीमेंट्स के पड़ी हुई है, जो एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें बहुत कीमती पूंजी लगी हुई है। दूसरी बात तरफ ये कि ये जो कोल बेस्ड सिस्टम्स हैं, इसमें कोयला चाहिए, जैसे कि आपके प्रोग्राम में भी बताया गया। अब कोयले का भी मैं समझता हूँ काफ़ी सुधार हुआ है, मगर अभी होना बाकी भी है, क्योंकि अभी कोल इंडिया की मोनोपोली है, और उसमें कुछ इजाफा तो हुआ है, मगर कई जगह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्टॉक्स नहीं पहुंच रहे एडिक्वेट। हफ्ते 10 दिन के कम से कम स्टॉक होना चाहिए। कंफर्टेबल पोजीशन तो ऑन एवरेज करीब 15 से 20 दिन होना चाहिए। ये स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि गर्मी ज़रा जल्दी आ रही है, तो स्टॉक बिल्डिंग जो है हफ्ते से 10 दिन ऑन प्रायोरिटी होना चाहिए। मैंने कहीं कोल सेक्रेटरी का बयान पढ़ा है रिसेंटली, कि उसमें उन्होंने कहा कि कोल तो एडिक्वेट मात्रा में अवेलेबल है, मगर कोल की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो आमतौर पर रेलवे से ही होती है, उसमें कुछ रेक अवेलेबिलिटी में बाधा आ रही है। अब ये मामला है पावर मिनिस्ट्री का, रेलवे मिनिस्ट्री का और कोल मिनिस्ट्री का आपस में सुलझाना, क्योंकि तीनों की ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और मैं समझता हूँ ये कोई मुश्किल मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोल मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर भी एक ही हैं, और पीछे ये जो मिनिस्ट्रीज़ का, कुछ एनर्जी मिनिस्ट्रीज़ का भी इंटीग्रेशन हुआ था, उससे फ़ायदा हुआ था। तो इसको हमें ऑन टॉप प्रायोरिटी लेना चाहिए। मगर जो समस्या
नीचे आ रही है वो जो आप बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की हेल्थ कि वो ख़रीद नहीं पा रही हैं, जो उनके टारगेट्स हैं AT&C लॉसेस के, जिसको टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस हैं, सिर्फ ट्रांसमिशन लॉसेस नहीं हैं, उनको बहुत सख्ती से हमें नीचे लाना चाहिए। कम से कम 15-16% पे टारगेट करना चाहिए। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ज़्यादातर स्टेट ओन्ड हैं, अगर वो नहीं परफॉर्म कर रही तो वहाँ हमें प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहिए। राइट। तो ये काम जो है ये अब रेगुलेटर्स के पास चला गया है। हर स्टेट में सक्षम रेगुलेटरी कमीशंस हैं जिनको मैं समझता हूँ ना सिर्फ टैरिफ सेटिंग करना चाहिए बल्कि क्वालिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ पावर पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए। ऑल राइट सर। अनिल सर आपने अपने मगर कोल साइड पे मैं कहूँगा एक बात बिल्कुल सर, सिर्फ कि जो अब कमर्शियल माइनिंग ऑफ कोल बाय प्राइवेट सेक्टर का जो अब अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, उसको जल्द से जल्द हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो कोल जनरेटिंग कंपनीज हैं जिनको के ये सुविधा मिलनी चाहिए कि अगर उनको अपने फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं कोयला मिल रहा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, तो वो प्राइवेट में जाकर प्रोक्योर कर लें, किसी तरह से उसको अपने पास मुहैया करें। ऑलराइट सर। अनिल सर, आई विल कम बैक टू यू अगेन। लेकिन यहाँ पर शायद डिस्कॉम की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा स्ट्रेस्ड है इस वक्त डिस्कॉम्स। और नरेंद्र तनेजा जी, उदय स्कीम आई, बहुत बढ़ चढ़ कर आई और यही उम्मीद रही कि चलिए एक हमने जो एक टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं पावर फॉर ऑल, वो इसमें एक बहुत बड़ा एक उसको प्रगति आगे जाने के लिए रखेगी, उसके लिए स्पीड प्रदान करेगी। लेकिन डिमांड के बावजूद खरीदने की स्थिति में नहीं है कंपनीज। कंज्यूमर को 24 घंटे बिजली मिलना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। आखिर सर ये डिस्कॉम की हालत कैसे सुधरेगी, इसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं? देखिए कि जैसे आपने उदय स्कीम का भी जिक्र किया, हमको जो केंद्र सरकार है, आज केंद्र सरकार की नीतियां जो थी वही बहुत बड़ा कारण है कि आज लगभग 3,34,000 मेगावाट की भारत की कैपेसिटी है और भारत उन दुनिया में 4 देशों में आ गया जहां सबसे ज्यादा बिजली का निर्माण आज की तारीख में हो रहा है। लेकिन जो संविधान के अंतर्गत घर पे बिजली ले जाना, आपकी फैक्ट्री में बिजली ले जाना, आपके कार्यालय में बिजली ले जाना, ये जिम्मेदारी राज्यों की है। और अगर आप ध्यान से इसको देखें कि जिस राज्य के अंदर क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस अच्छी है, वहां पे यूटिलिटीज की हालत थोड़ा बेटर है। जहां पे बहुत ज्यादा राजनीतिकरण हो गया बिजली को लेकर के, हमने ऐसे 10 तस्वीरें देखी कि एक व्यक्ति राजनेता खुद चढ़ के सीढ़ी पे चढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं कि बिजली का मीटर कैसे काटा जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, है ना। और वायदे वो करते हैं जिसमें अर्थशास्त्र का कोई काम ही नहीं है। अभी राजदान साहब ने कहा कि ये इकोनॉमिक कमोडिटी होती है, तो वो बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं। तो तमाम राज्यों में हमारे देखा कि एक सोच ये बन गई और उसके लिए काफी हद तक पॉलिटिशियन ही जिम्मेदार हैं। सोच ये बन गई कि साहब आपको तो इसको देने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, इसको आप मुफ्त में ले सकते हैं। इलेक्शन में वायदे करे गए बिजली मुफ्त दे दी जाएगी, आपको माफ कर दिया जाएगा। तो सोच जहां जहां ये ज्यादा है वहां पर यूटिलिटीज जो है उनको ज्यादा, जिसको डिस्कॉम है उनको समस्या ज्यादा आ रही है। और जो राज्य हैं कुल मिलाकर के ये उसका समाधान केंद्र सरकार भी मैं देख रहा हूं पूरी कोशिश कर रही है कि भाई राज्यों के साथ मिलकर के नए नए इनोवेशन लेके आ रही है। और ये जो सारी राजनीतिकरण जो पूरा पावर सेक्टर का, बिजली सेक्टर का हुआ पिछले कई दशकों के अंदर, उसका नतीजा ये है कि आज की सरकार की पूरी कोशिश के बावजूद वो इतनी तेजी से काम नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था। हालांकि केंद्र सरकार की वजह है कि आज बिजली का निर्माण तो बहुत हो रहा है और तमाम जगह बिजली लगभग पहुंच चुकी है देश के ज्यादातर हिस्सों में। लेकिन जो कुल मिलाकर के आप अंदाजे, हमारे राज्य इतने बड़े बड़े हैं कि कई देश नहीं है। अब उत्तर प्रदेश जहां ये एक संकट है, उत्तर प्रदेश ब्राजील से बड़ा है आबादी में। ब्राजील एक बहुत बड़ा देश है, ब्रिक्स का मेंबर है, तो उसको मुझे थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मेरा इसमें विश्वास है कि जिस हिसाब से केंद्र के प्रयास है और तमाम राज्यों के भी प्रयास है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि उनके प्रयास नहीं है, लेकिन जो पिछले इतने दिनों से जो हुआ है उसमें तेजी से उसको सुधार लाने के आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे और वो जल्द आएगा जब ये समस्या खत्म हो जाएगी। आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए कि हमारे पास सरप्लस बिजली है। अब उस मुकाम पर बस पहुंचना है कि बिजली तो हमारे पास है, लेकिन घर घर उसको कैसे पहुंचाया जाए और यह समझाया जाए कि इकोनॉमिक कमोडिटी
क्वालिटी है, अगर आपको बिजली चाहिए तो आपको पे भी करना पड़ेगा। और क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, जो पावर गवर्नेंस है, उसको थोड़ा और बेहतरीन बनाने की कोशिश हर राज्य को अपने तरीके से करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हर राज्य को करनी पड़ेगी। और क्योंकि अब तो 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, अब सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन होता है इसको लेकर, और कैसे अब सेंटर अलोंग विद स्टेट बिजली हर घर तक पहुंचाती है, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, प्रकाश मैं आपके पास थोड़ी देर में आती हूँ। बीएम वर्मा सर, क्योंकि आप फॉर्मर चेयरमैन उत्तराखंड एंड झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी रह चुके हैं, इस पूरे मामले के तह पर हम ये एक बात समझ पा रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस में बिजली बहुत है, लेकिन मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है, मेरे घर तक पहुंच नहीं पा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन एक समस्या है। सेंटर कहता है कि हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन शायद राज्य, एक तो राज्य का एक साइज हो सकता है, या एक ऐसी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सर, ये समस्या तो शायद पहले भी होगी और अभी भी है, इसको पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है? सर, मैं तनेजा जी का जो बात कही है उसको मैं लाना चाहूँगा। इसी प्रोग्राम में, इसी में मैंने तनेजा जी से एक रिक्वेस्ट की थी, जो आदमी रात के वक्त बाहर सो रहा है और मच्छर उसे काट रहे हैं, उसे ये समझाना कि सेंटर का ये रोल है, स्टेट का ये रोल है, उसकी समझ में नहीं आ सकता। और ये हमें भूल जाना चाहिए कि ये स्टेट और सेंटर का है। और जैसे आपने कहा कि 21 राज्यों में जो सरकार अभी तो बीजेपी के है, कम से कम उन्हीं में देखा जाए। जैसे एक भी मैं कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें ये कि छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। आफ्टर ऑल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी जगह है जहाँ सारा पैसा इकट्ठा होता है। द टोटल रेवेन्यू फॉर पावर सेक्टर इज डिपेंडेंट ओनली ऑन कलेक्शन बाय द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। वही आगे ट्रांसमिशन कंपनीज को पैसा देगी, वही जनरेशन कंपनीज को पैसा देगी। तो चाहे वो सोलर हो या कोल हो या कुछ भी है, फाइनली मनी मेक्स द मेयर गो। और अगर आपके पास पैसा ही नहीं इकट्ठा कर पा रहे और आपकी विल नहीं है, मेन प्रॉब्लम है पॉलिटिकल विल। आज भी बीजेपी स्टेट्स में कई जगह ऐसा है, आप देखिए सालों तक चीजें पड़ी हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो तनेजा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दूसरे राज्यों का आप भूल जाइए, कम से कम बीजेपी के जहां रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पे ये सेंटेंस किसी भी फोरम पे नहीं बोलना चाहिए कि सेंटर क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। 2003 में मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आया था और उसके बाद मैंने कैरियर में इतने धरने प्रदर्शन नहीं देखे। मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी एज एमडी पूर्वांचल विद्युत वितरण। जैसे उन्होंने कहा है कि यूपी और ब्राजील का कंपैरिजन किया है, तो मैंने लोगों की पीड़ा देखी है, मारपीट देखी है। मेरे ऑफिसेज जो है और मेरे एक्सचेंज के ऑफिसेज को लोगों ने तोड़ फोड़ सब कुछ कर दिया। ठीक है सर। यस, अभी सुधार हो चुका है। एक ही सिंगल पॉइंट रखें, अगर हम कलेक्शन नहीं कर सकते, और मेरा अपना रूल है कि आप सारी इतना बड़ा सोसाइटी को सडनली एक लेवल पे नहीं लाएंगे। योगी जी ने बड़ा अच्छा किया, यूपी में सुधार आया है, पर उसमें एक एनफोर्समेंट का जो विंग है, दैट द एनफोर्समेंट जो भी आप सोचें उसको आप एनफोर्स कर सकें। ठीक है सर। तो बिजली की चोरी और रियलाइजेशन ऑफ मनी, ये दो मेजर फैक्टर्स हैं। आपने बिजली की चोरी यहाँ पर एक पॉइंट रखा। तनेजा जी, इससे पहले मैं आपके पास आऊँ, हमारे पास एक और स्पीकर श्रीराम खन्ना सर भी हैं, आपसे मैं इनफैक्ट इस पर जवाब लूंगी। बिजली की चोरी की रोकथाम को लेकर भी यहाँ पर उदय योजना के तहत सर स्मार्ट मीटर लगाने की बात की गई थी। अब ये सही है कि केंद्र की ओर से आर्थिक सहयोग मिलने के बावजूद यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगना तो दूर, कई राज्यों में जिसको कहते हैं ना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो भी नहीं बन पाया है। बड़ा मेजर फैक्टर है कि सब तक ये बिजली पहुंच नहीं पा रही है। श्रीराम खन्ना सर, देखिए, मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देना चाहता हूं। जब दिल्ली की डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज किया गया तो उस समय कांग्रेस दिल्ली सरकार में थी और बीजेपी विरोध में थी। बीजेपी ने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया और कई साल तक करते रहे और कहा कि पब्लिक का पैसा इन्होंने लुटा दिया है। अब आज की स्थिति देखिए, दिल्ली को 24 घंटे मिल रही है बिजली
दिल्ली के जो नागरिक हैं जो पैसा दे रहे हैं उनके घर बिजली आ रही है, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो उस समय थे प्राइवेटाइजेशन से पहले उससे 1/4 रह गए हैं। और चोरी अभी भी होती है परंतु एनफोर्समेंट भी हो रही है। और मेरा तो ये मानना है कि जो 21 बीजेपी की सरकारें हैं प्रदेशों में, अगर वो अपने प्रदेशों में डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज कर दें तो आधी सिचुएशन एकदम ओवरनाइट बदलने वाली है। क्योंकि हमने ये देखा है दिल्ली के उदाहरण से कि प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जो सरकारी एम्प्लॉय रिश्वतखोरी करते हैं और जो एनफोर्समेंट होती है दोनों में बदलाव आ जाता है। एक तो रिश्वत रुक जाती है और दूसरा एनफोर्समेंट पक्की होती है और लोग बिजली चोरी करना बंद कर देते हैं, और जो नहीं करते उनको अंदर जाना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम मिसमैनेजमेंट का है। बिल्कुल। और जो बीजेपी की सरकारें नहीं कर पा रही हैं, चौथी गर्मी है बीजेपी की सरकार आए हुए, 14 मई में इलेक्शन का हुआ था, गर्मी थी, 15, 16, 17, 18 ये फिर गर्मी आ रही है और बिजली की समस्या वही की वही है। देखिए बिजली की प्रोडक्शन बढ़ी है और अभी पिछले महीने जो ऑक्शन हुए हैं सोलर पावर के, 2.5 रुपए से कम यूनिट थोक में सोलर पावर बिक रही है और दिल्ली के नागरिक पीक पे 8 रुपए पर यूनिट दे रहे हैं। क्या मतलब है? 3-4 रुपए में हिंदुस्तान में बिजली फैलनी चाहिए, क्यों नहीं मिल पा रही है? मिसमैनेजमेंट है, बिल बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर तनेजा सर मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। 2022 तक पावर फॉर ऑल का एक टारगेट भी सेट किया गया और ये भी सही है कि पावर कट जो है 12% से ज्यादा पहुंचा हुआ है। उत्तर भारत में करीब 700 मेगावाट से ज्यादा बिजली की कटौती है। अभी तो सर अभी गर्मी प्रॉपर आई भी नहीं है। इन तमाम लूप होल्स और ये जो अभी कुछ परेशानियां हो रही है, कैसे आगे बढ़ेंगे सर? नहीं स्वाति, मेरे साथी ने कहा कि भाई जो आदमी बाहर सो रहा है, मच्छर उसको काट रहे हैं, उसमें उसको आप ये बात नहीं कह सकते कि ये केंद्र का विषय है, जो राज्य का विषय है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं खुद यूपी के गांव का रहने वाला हूं, जहां मैं पढ़ता था 3-3 दिन हमारे यहां बिजली नहीं आती और अभी भी ऐसा होता है कि एक दिन वहां बिजली नहीं होती। तो ये तो कहां की बात करें मुझे पता नहीं, मुझे तो सबका अनुभव है, मैं वहीं से आया हूं, है ना। लेकिन प्रश्न साथ में ये भी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो हमारी इकोनॉमिक गवर्नेंस की क्वालिटी है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सब राज्यों में हों, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सब राज्य में अलग सरकार चुनी जाती है, उनकी अलग मैंडेट होता है, अलग मैनिफेस्टो होता है, अलग जिम्मेदारी होती है, अलग अर्थशास्त्र होता है, अलग क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है, हर जगह अलग है। बीजेपी हो सकती है लेकिन वहां जो सरकारें हैं वो वहां की सरकार है, वहां के लोगों ने चुना है। ये डेमोक्रेसी है, ये संविधान का वो, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते भाव में आके या अपने पॉइंट को स्ट्रांग करने के लिए। ये सच्चाई है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारी चुनौती हमारे यहां ये आ रही है कि जहां गवर्नेंस ही पुअर है रही, उसका इतिहास है, और इकोनॉमिक गवर्नेंस और भी ज्यादा पुअर। अब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप जाकर के कई ऐसे राज्य हैं जहां बोला जाता है कि भाई वहां थेफ्ट एंड डेकोइटी, टीएनडी को थेफ्ट एंड डेकोइटी बोलते हैं, इतनी चोरी होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक साथी ने हमारे कहा कि भाई सबको प्राइवेटाइज कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन का समाधान हो जाएगा। ये दिल्ली की बात अलग है, दिल्ली का जीडीपी हाई है, दिल्ली में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, दिल्ली एक बहुत संपन्न राज्य है, 11% की ग्रोथ रेट है। लेकिन जहां पे गवर्नेंस ऐसी नहीं है वहां आप एकाएक प्राइवेट करेंगे तो वही लोग जिनको मच्छर काटते हैं और बिजली नहीं मिलती वही सबसे ज्यादा परेशान होंगे। पैसे वाला तो फिर भी कहीं ना कहीं से अपना हासिल कर लेगा। तो ये सब सोच समझ के हमको करना पड़ेगा। मैं समझता हूं, मैं सम्मान करता हूं, हाँ भाव में आके हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमारे देश का हर राज्य का कैरेक्टर अलग है, हर राज्य की क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस अलग है, और मुझे लगता है कि जितना इसका जो है डिसीजन मेकिंग जितना भी डिसेंट्रलाइज होगी उतना ही बेहतर होगा। बिजली आज सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की ये रही कि आज की तारीख में इस सरकार ने बिजली उत्पादन तो कर लिया, वो समस्या खत्म हो गई। अब जो बाकी जो रिफॉर्म करने हैं वो रिफॉर्म इस तरीके से करने हैं कि जिससे घर घर बिजली पहुंच सके। और मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं इसके अंदर हूं, मैं जानता हूं पावर सेक्टर में क्या हो रहा है, मेरा पूरा विश्वास है ये समस्या बहुत जल्दी इतिहास बन जाएगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये बहुत जल्दी इतिहास बनने वाली है। हर जगह बिजली उपलब्ध होगी। तमाम सारी चुनौतियां हैं लेकिन मुझे लगता है कि देश में इतनी ताकत है, बौद्धिक भी और प्रशासनिक भी, कि हम इसको ओवरकम जल्दी कर लेंगे। 4 करोड़ घरों में अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है, वो बिना बिजली के ही अभी ये जो लोग हैं 4 करोड़ घरों में जो रहते हैं वो अपना गुजर बसर करने को मजबूर हैं। शहरों में चलिए मान लेते हैं हमारे पास बिजली है, हमें शायद इतना ज्यादा समस्या का उससे दो चार नहीं होना पड़ता, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके घर में बिजली आती तक नहीं है। प्रकाश प्रियदर्शी मेरे सहयोगी अब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, ये तो हमने अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग फैक्टर्स पे बात की, कहां पर परेशानी है, कहां पर लूप होल है, और ये एक होपफुल हमारे पास मैसेज भी है कि आने वाले समय में ये समस्या दूर हो जाएगी और इतिहास की बात हो जाएगी।
ये भी सच है क्या प्रकाश कि मार्च 2019 के बाद, क्योंकि डिस्कॉम्स की हालत तो हमें पता है काफी ज्यादा खस्ता है, अगर डिस्कॉम्स 24 घंटे बिजली नहीं दे पाती, उसमें सक्षम नहीं होती है, तो उन पर पेनल्टी लग जाएगी? देखिए, सरकार की योजना तो है और इसको लेकर राज्यों के साथ बातचीत भी चल रही है और सरकार ने जो टारगेट सेट किया है उसके हिसाब से मार्च 2019 के बाद अगर कंज्यूमर बिजली का बिल समय पे अदा कर रहा है, अगर वो 24 घंटे बिजली मांगता है और उसको सप्लाई नहीं की जाती है तो डिस्कॉम्स को पे पेनल्टी लगाई जाएगी, इस बात की योजना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्कॉम्स की जो हालत है, वो तब तक इस स्थिति में पहुंच जाएगी जहां पे इस योजना को लागू की जाए। डिस्कॉम्स की बात है, आज की बात है जहां पे सरकार ने आरईसी और पीएफसी के फाइनेंशियल कंडीशंस का एनालिसिस किया। उसमें आरईसी और पीएफसी को ये कहा गया है कि वैसे डिस्कॉम्स जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा वित्तीय घाटे में चल रही हैं, उनको कोई लोन ना दिया जाए जब तक कि वो इस बात का प्रॉपर रोड मैप ना दें कि वो उसको किस तरीके से उसका पेमेंट करेंगी और उनका रिकवरी प्लान क्या है। अब सवाल ये उठता है कि जो डिस्कम्स काफ़ी टाइम से किसी डिस्कम्स के पास 80,000 करोड़ रुपए का जो लॉसेस में चल रही हैं, कोई 70,000 करोड़, 60,000 करोड़, ऐसे में इन डिस्कम्स के वित्तीय हालत को सुधारना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार उदय स्कीम्स के जरिए इनके फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारने के लिए काफ़ी अहम कदम लेकर आगे बढ़ी है और उसके कुछ इम्पैक्ट दिखने भी शुरू हुए हैं, लेकिन इम्पैक्ट उतने नहीं हुए हैं जितने की उम्मीद की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर जिस स्मार्ट मीटर की बात अभी आप कर रही थी, स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट ही देख लीजिए। उसमें टारगेट ये था कि दिसंबर 2017 तक वैसे घरों में जहां पे 500 यूनिट से ज़्यादा की बिजली खपत हो रही है वहां पे स्मार्ट मीटर लगाना मैंडेटरी था। हाँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूपी जैसे स्टेट में 1% भी उस टारगेट को पूरा नहीं किया गया। बिहार, झारखंड में भी वही हालात हैं। कई स्टेट्स में 2%, 3%, एवरेज 3% का टारगेट अभी पूरा हुआ है। उसी तरीके से 2019 का टारगेट सेट किया हुआ है जिसमें अगर आपके घर में 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च हो रही है और 500 यूनिट से कम खर्च हो रही है तो वहां पे आपको स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है ताकि बिजली चोरी की जो घटनाएं है उसको रोकी जाए और जो मैनुअल इंटरफेरेंस है उसको कम किया जाए। लेकिन वहां भी जो है अभी तक काफी ज्यादा उसमें प्रोग्रेस नहीं है। तो सवाल ये है कि राज्यों की जो उदासीनता है उससे निपटना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और जब तक राज्यों के साथ मिलकर इसको तेजी से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक इस बात की संभावना बेहद कम है कि इस तरह की जो योजना सरकार बना रही है कि 24 घंटे बिजली नहीं देने पे डिस्कम्स को फाइन किया जाए या उन पे पेनाल्टी लगाई जाए, ये कैसे पूरा होगा, एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अनिल राजदान सर यही जो बात हमारे सहयोगी कर रहे हैं कि राज्यों की उदासीनता, राज्य दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, तो टारगेट पूरा कैसे होगा सर? लेकिन सच्चाई ये भी है जो हमने पहले भी कहा था कि अभी जो पार्टी सेंटर में है उसकी तो 21 राज्यों में सरकार भी है, तो दिक्कत कहां पर आ रही है? वो तो उन्होंने अभी साफ कहा, जैसे बताया गया। जी 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 अनु जी बात पूरी कीजिए। मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ राजदा जी। ये जो समस्या है ये मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये रेगुलेटर्स जो अब आ गए हैं इनका भी रोल काफ़ी अहम है कि इसको सुपरवाइज करें इस बात को, और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी मैं समझता हूँ इंक्रीज होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेक्टर में। वो इस तरह हो सकती है कि जितनी रेगुलेटरी कमीशंस की हियरिंग्स हैं वो जितनी फ्रीक्वेंट हैं उनको टेलीवाइज कर दिया जाए, और आप लोग जैसे मीडिया के हैं मैं समझता हूँ कि पावर पे एक चैनल एक खोल दिया जाए जिस पे लोगों की समस्याएं जो ऑन स्पॉट अनियमितताएं हो रही हैं या स्लैकनेस हो रही है उसको आगे लिया जाए। जहाँ तक करप्ट स्टाफ का है, टार्डी स्टाफ का जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो कभी मीटरिंग में प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो जैसे आपने स्मार्ट मीटरिंग कहा, या जैसे कि हम अब घर घर में गांव-गांव में बिजली पहुंचाना चाह रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग गैप रह गया है उसमें मेरा व्यू कई सालों से रहा है कि हमें प्रीपेड मीटरिंग डालना चाहिए। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में है, आप पैसा डालोगे आपके पास बिजली आएगी, मगर एक दफ़ा आपने वो व्यवस्था कर दी, अगर आप बिजली मुहैया नहीं कर पा रहे हो तो जुर्माना होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे और उसके कंसर्न एम्प्लॉयज़ पे कि आपने क्यों नहीं उस आदमी को बिजली उपलब्ध कराई है। ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। बट एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ख़ास तौर पे
इस चीज़ में बहुत अच्छी पहल कर रही है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिसीजंस दे रहे हैं कि क्रॉस सब्सिडी काटी जाए, क्योंकि 8-8 रुपए 10-10 रुपए यूनिट अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली डालोगे तो वहाँ इंडस्ट्री कैसे सेटअप होएगी और आपके जो गुड्स हैं वो कैसे इकोनॉमिक रहेंगे और एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज होएगी। तो क्रॉस सब्सिडी भी घटानी है, बिजली की जो असली कीमत है वो मुहैया करनी है, और अगर सब्सिडी स्टेट्स ने देनी है तो वो सेपरेटली दें और उस आदमी को जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में वो अपना सब्सिडी उपलब्ध करे। पहले जब वो पूरा कीमत बिजली की अदा करेगा उसको पता चलेगी उसकी सही कीमत क्या है। और एक चीज़ जिसमें कि हमने इस प्रोग्राम में अभी उसको डिस्कस नहीं किया वो है एनर्जी इफिशिएंसी और डिमांड साइड मैनेजमेंट। ये फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टैरिफ्स जब आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ आपको जो स्मार्ट मीटर है वो बताएगा कि इस समय आपकी बिजली है महंगी होती जा रही है, सिस्टम में डिमांड बढ़ रही है, आप अपनी कंजम्पशन थोड़ी घटा लो। जो बिजली के बल्ब्स और डिवाइसेस हैं, फैंस या जो भी चीज़ें, पंखे, इन चीज़ों की अब एफिशिएंसी फैक्टर काफ़ी बढ़ गया है। यही एयर कंडीशनिंग और हर चीज़ में करना चाहिए। जब ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जबकि कंज्यूमर भी एक कंपोनेंट बन जाएगा इस पूरी बिजली की प्रोडक्शन, सप्लाई और कंजम्पशन की चेन में। अभी तक हम देखते हैं सिर्फ जनरेटर, ट्रांसमीटर, डिस्ट्रीब्यूटर है। कंज्यूमर भी जब एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाएगा तब मैं समझता हूँ ये साइकिल कंप्लीट होएगी। और जो मनी का बात कहा है वर्मा जी ने वो सही है कि पैसा सारा अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से इकट्ठा होता है, तो उसको आपने सबसे पहले टाइट करना है कि वहाँ कोई लॉसेस ना होए, 100% मीटरिंग होए, 100% बिलिंग होए और 100% कलेक्शन होए, तभी ये वायबल बिजनेस हो पाएगा। ऑल राइट, डू यू एग्री श्रीराम खन्ना जी? जो देखिए मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, और इन्होंने जो एक बात कही है, कंज्यूमर भी इस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का पार्ट, असर्टिव पार्ट बने, कि कंज्यूमर भी देखिए कि बिजली का इस समय रेट ज़्यादा है तो जो काम दिन में करना है उसको शाम को या रात को कर ले जब बिजली का दाम कम हो। फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो टैरिफ्स का ये प्रपोजल है। दूसरा, मैं ये हम इस बात पे तवज्जो दे रहे हैं कि कंज्यूमर को अपने छतों पर सोलर सिस्टम लगाने चाहिए ताकि वो बिजली जनरेट करके अपने खर्चे को कम कर सके। तो कि जो रूफटॉप सोलर सिस्टम बिजली जनरेट करेंगे वो कम से कम टोटल कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे, और उसकी जो पीक प्राइस देता है जो कंज्यूमर 7-8 रुपए वाला, वो कम हो जाएगा। तो उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी है कंज्यूमर का। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये मानना है, दिल्ली के एग्जाम्पल को देखते हुए, कि दिल्ली की डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज करने के बाद जो चेंजेस आए हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। मैं मानता हूं कि जहां दिल्ली जैसी पर कैपिटा इनकम नहीं है वहां सिचुएशन अलग है, परंतु वहां भी प्राइवेटाइजेशन के जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलेंगे। और जो गरीब आदमी बिजली खरीद नहीं सकता तो उसको आप सब्सिडाइज करिए। अगर आप चाहते हो कि गरीब को बिजली मिले और उसको मच्छर ना काटे तो उसकी वोट आपको चाहिए तो उसको सब्सिडाइज करिए आप। किसने मना किया है? तो और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके बैंक में पैसा डालिए और वो बिजली का पैसा दे, प्रीपेड मीटरिंग करिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। परंतु एक और बात यह है कि जो बिजली का सामान हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराना सामान, वो इनएफिशिएंट है। उसको रिप्लेस करने के लिए भी कोई स्कीम होनी चाहिए कि जो पुराने रेफ्रिजरेटर हैं, पुरानी मोटर्स हैं या पुराने पंप सेट हैं और वो बिजली गजलर हैं, 5 गुना बिजली खाते हैं। बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ जाने की जरूरत है। आपने दूसरी इंपॉर्टेंट बात कही, ऑल्टरनेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी को हम क्यों ना और ज्यादा उसको इंकरेज करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब्सिडी देने की आपने बात यहाँ पर की थी, लेकिन भार उतना उठाएगी क्या सरकार? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिससे पहले मैं नरेंद्र तनेजा जी आपसे इस पर रिएक्शन लूं। इनफैक्ट बीएम वर्मा सर, ये जो तमाम पॉइंट सामने आए हैं, ठीक है, अब हम ये समझ गए हैं कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है, पर हमें शायद अब आने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के तौर पर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लोग कितने जागरूक हैं सर इसके बारे में? अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, सर ने बोला, जैसे श्रीराम खन्ना सर ने, कि लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाएं, लेकिन क्या उतना तेजी से काम जितना होना चाहिए हो रहा है? मैं इसका पॉजिटिव साइड बताता हूं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, सॉल्वेबल है। सबको इकट्ठा मिलके पार्ट ऑफ द जो उसका पोर्शन है वो है।
एक जो जहां मेरा चिंता का विषय है वो एक है चोरी और कलेक्शन। दिल्ली प्राइवेटाइजेशन की बात की, मैं दिल्ली से शुरू से जुड़ा हूँ, ये राजघाट पावर हाउस भी और यहाँ का भी पावर हाउस। यहाँ जो हमने गैस बेस्ड पावर स्टेशन लगा दिए, आज उनके पास गैस नहीं है, उनके फिक्स्ड कॉस्ट हम दे पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पेडिंग है जो कि अवॉइडेबल हो सकती थी, पर इस वक्त गैस की कॉस्ट जो है वो कॉस्टली है, 7 से 8 रुपए पर यूनिट। सोलर फैक्ट है कि जहाँ तक दो उसमें हम जाते हैं जहाँ ग्रिड बेस्ड मेगा पावर स्टेशन है, वहाँ 2 रुपए 48 पैसे 2 रुपए 50 पैसे तक रेट आए। कई ऐसी जगहों के बारे में सर अगर आप हमें एग्जाम्पल दे पाएं जहाँ पर ये सक्सेसफुल रहा है, सोलर एनर्जी से पावर जनरेट करना एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल रहा है। मैं देखिए आपको यहाँ की बाद में बताऊंगा, पहले मैं अपना एक्सपीरियंस यूएस का बताऊंगा। मैं गया सैन डिएगो कैलिफोर्निया का ऐसा एरिया जहां पे ऑलमोस्ट 12 महीने धूप रहती है, ठीक है, वहां पे स्नोफॉल नहीं होता, और वहां की जो पावर सप्लाई कंपनी को मिला, जिस माल में आप चले जाइए वहां पे एक टेबल और कुर्सी लेके आदमी बैठा हुआ है, लीज योर रूफ, आप अपने रूफ को उनको लीज पर दे दीजिए, और उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, उससे जो बिजली का बिल बनेगा करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज ए सेविंग ऑफ $93,000 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो उस तरह का हमें अभियान यहाँ भी चलाना पड़ेगा, जहाँ इजी अवेलेबिलिटी फंडिंग जैसे उनका मैं भी आज लगाना चाहता हूँ, पर अगर उस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं, इस तरह की 20-25 कंपनीज होंगी, अपने आप रूफ आप उनको लीज कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, वो प्लांट भी लगाएंगे, पैसा भी लगाएंगे, इंटरनेट मीटरिंग भी लगाएंगे, ये सारी चीज है। और इसके आप सबसे बड़ा फायदा है आपके घर या विद इन योर ज्योग्राफिकल कंट्रोल है। बस में इसमें एक ही थोड़ी सी कमी आती है, वो होता है पीक लोड, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो शाम को 6 बजे से या 7 बजे से लेके 10 बजे 11 बजे तक होती है, सारा दिन सूरज चमकता है। कंजम्पशन हमारा भारत में इंडिया में होता है, कीपिंग इन माइंड जो हमारी पॉपुलेशन है, तो आपको लगता है उतना सक्सेसफुल वो रह सकता है? और मे बी हम टू स्टार्ट विद नहीं, देखिए अच्छा एक सोलर की जो PLF है 18% के पास रहता है, ठीक है सर। ये फुल टाइम सोल्यूशन नहीं है। अभी हिंदुस्तान में अगर ग्रोथ करनी है तो आपके पास इंडिजिनस कोल है, कोल मेजर लोड आएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी इस पे फोकस नहीं आ रहा। 2006 में मैंने एक 1400 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट किया था, उस वक्त लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं इट इज टू रिस्की। आज हमारे प्रधानमंत्री बहुत सारे देशों में जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा सिग्नल है, एक चॉइस। क्योंकि हाइड्रो में देखिए अरुणाचल में इतना पानी है मैंने जिंदगी में नहीं देखा, पर उसको टैप करने के लिए जो प्रॉब्लम्स है हमारी वो बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास एक न्यूक्लियर के ऊपर जो फोकस आए, कोयले के ऊपर इधर आए, और कोल और विंड जितना मिलता है वो आपको एक फ्री मतलब हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते। जिससे प्रकाश के पास जाऊं, नरेंद्र तनेजा सर, आप एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं और नुमाइंदे भी हैं सरकार के, मतलब जो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर है, एनर्जी है, उसको क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और शायद ये जो समस्या आने वाले समय में उससे हमें निजात पाने में ज्यादा आसानी से मदद मिलेगी। क्या उसकी तरफ प्रयास जारी है? आप थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, आप मुझे उतना ही समय दीजिए जो स्टूडियो में बैठे हैं उनको दे रही हैं, है ना, तो थोड़ा ठीक रहेगा। देखिए हम पूरी दुनिया की बात, पूरी दुनिया में 165 करोड़ लोग हैं जिनके पास आज भी बिजली नहीं है। भारत के अंदर भी 65% लोग ऊर्जा की गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, एनर्जी पॉवर्टी लाइन के नीचे है 65% लोग। जब आप सरकार में होते हैं, जब आपकी जिम्मेदारी सब कुछ होती है, आपको सारी चीजें देख के चलना पड़ता है। मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं जहां की आबादी 1 करोड़ 80 के करीब है। आप यहाँ पे जो पीक टाइम कंजप्शन होता है 6500 मेगावाट है दिल्ली का, जहां की आबादी 2 करोड़ से कम है। उत्तर प्रदेश की आबादी जहां 22 करोड़ की आबादी है, वहां पे औसत जो होता है वो 15,000 मेगावाट होता है, मतलब दिल्ली से सिर्फ थोड़ा दुगने से थोड़ा ज्यादा। तो ये तो पड़ोस का राज्य की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे पेइंग कैपेसिटी कम है, क्योंकि वहां पे कुल मिला के गवर्नेंस के पहले इशू रहे,
काफी समय तक। तो देखिए, जब इसको हम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं एक इंडिपेंडेंट बात कर रहा हूं एक एनर्जी एक्सपर्ट के उससे, कि हमारे यहाँ समस्या क्षमता की है, तमाम राज्यों के अंदर कैपेबिलिटी की भी है और कैपेसिटी की भी है, कि भाई तमाम रिफॉर्म जिस तरह के आने चाहिए, कई राज्य जो हैं शायद उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, या हो सकता है कईयों में कैपेबिलिटी भी नहीं है, उसको भी हमको बिल्ड करना पड़ेगा। और साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा, मैं इंडिपेंडेंट बात कर रहा हूं, कि जो तमाम हमारे बड़े बड़े शहर हैं, कानपुर हो गया, कानपुर की आबादी 60 लाख है, क्यों नहीं कानपुर को हम तैयार करें कि वो अपनी नीतियां लेके आए, बिजली कैसे बनाई जाए, कैसे वितरण हो, क्या टैरिफ हो, क्या होना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, उनको हम ऑटोनॉमी दें। तो बड़े बड़े हमारे 100 बड़े शहर हैं, उनको हम ऑटोनॉमी दें। कुल मिलाकर के पूरा जो मॉडल है हमारा पावर की, जो इकोनॉमिक्स का, हमको कहीं ना कहीं उसको रिवर्क करना पड़ेगा, है ना। तब जाकर के जो दूसरा आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी, 1,75,000 मेगावाट का सरकार का फोकस चल रहा है, और मुझे लगता है जिस हिसाब से प्रगति हो रही है रिन्यूएबल के अंदर, खासतौर से सौर ऊर्जा के अंदर, तो ये जो टारगेट है ये 2022 तक तो निश्चित होगा, और हो सकता है उससे पहले ही हो जाए। लेकिन अभी भी सोलर के अंदर खासतौर से पूरे देश के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब जहां पे आप ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, गांव का क्लस्टर हो 20-25 गांव का, वो अपनी बिजली का निर्माण करें, अपना वितरण करें, अपना टैरिफ करें, कुल मिलाकर के सौर ऊर्जा का एक गणराज्य बना, अपना बनाए, तो हमको उस तरफ ज्यादा जाना पड़ेगा, तब कुल मिलाकर के हम इसका जो समाधान है वो हो पाएगा। और ये आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के इसमें जो पूरी हमारी जो थॉट है, कहीं ना कहीं इसमें और थोड़ा अनकन्वेंशनल थॉट्स लाने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं इनोवेशन की ज्यादा जरूरत है, और कोई ना कुल मिला के सारी चीजों को जो है उसका विकेंद्रीकरण की जरूरत है, नीति स्तर से लेकर के टैरिफ से लेकर के इंप्लीमेंटेशन तक। बिल्कुल, इनफैक्ट आपने अनकन्वेंशनल उसकी अनकन्वेंशनल सोच की, इनफैक्ट हमारे एक व्यूअर ये भी कहते हैं कि क्यों ना जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे लोगों को जो कि अपने छतों पर सोलर पैनल लगाए, उनको भी इंकरेज करने की जरूरत है। यहाँ पर प्रकाश, फिलहाल अभी ये हमारे बात सामने आई है कि फिलहाल नॉर्मल दिनों से ज्यादा यहाँ पर कटौती हो रही है बिजली की, और आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। अब इसे पूरा करने के लिए फिलहाल तैयारी क्या है? देखिए, ये एक अहम सवाल है, और सरकार को इस तरफ क्या कदम उठाने चाहिए। हमारे साथ फॉर्मर पावर सेक्रेटरी हैं, काफ़ी तजुर्बा अनिल राजदान साहब का रहा है कि कौन कौन से ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल डेज में देखिए इस समय में करीब 3 से 4% का शॉर्टेज रहता है बिजली की। अगर हम बात करें, अभी करीब 12% का शॉर्टेज है, और अभी गर्मियों की शुरुआत है, पीक आवर्स की मैं अगर बात करूं, तो सवाल ये है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि आप IMD की रिपोर्ट देखिए, इस सीज़न में गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, और ऐसे में उन प्लांट्स में जहां पे राज्यों के डिस्कॉम्स के PPAs हैं, वहां पे कोल शॉर्टेज है, गैस की कमी है, वहाँ पे PLF देखें 60% या उससे कम है या उसके बराबर है। तो सवाल ये है कि इस जो गैप है इसको कैसे पूरा किया जाए, और खासकर इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्योंकि जब शॉर्ट टर्म के पावर शॉर्टेज होते हैं तो नॉर्मली हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसको पूरा कर देते हैं, लेकिन इस बार ये हुआ है कि पहाड़ों में बर्फ़ कम पड़ी है, बारिश कम हुई है, इसकी वजह से वहाँ भी हाइड्रो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ठप पड़े हुए हैं या फिर अपनी क्षमता के मुताबिक जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो शॉर्ट टर्म की जो शॉर्टेज होगी वो नहीं कर पाएंगे, तो उसकी तैयारी सरकार के पास क्या है, या फिर सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे कंज्यूमर को राहत दी जाए, क्योंकि जब डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि अभी ज़्यादा डिमांड बढ़ी नहीं है, ऐसे केस में क्या आम कंज्यूमर की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये अहम सवाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि हाँ, आने वाले समय में हम इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं, जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा, और नियर फ्यूचर में जो एक टारगेट है 2022 का पावर फॉर ऑल का, वो दूर किया जाएगा। चलिए हम 2022 की तो बात करें, लेकिन इमीडिएट अगर इस सीजन की हम बात करें, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जिसको जो आने वाले समय में अब जब गर्मियाँ शुरू हो जाएगी, पीक समर्स में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। मैं एक थोड़ा सा कहना चाहूँगा, स्थिति इतनी खराब नहीं है, अभी भी मैनेजेबल है, एंड आई एम थैंकफुल कि बिजनेस ने ये इनिशिएटिव लिया। इसमें जो भी डिसीजन मेकर है, बिल्कुल अगर मिल के करें कलेक्टिव तो इस कलेक्टिव अप्रोच में, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो कहीं एक से दूसरे को मिलाना बहुत जरूरी हो जाता है। सर आपने बहुत बेहतरीन यहाँ पर गर्मी इतनी खराब नहीं रहेगी। ऑल राइट सर, सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए।